रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो हम ये बात करेंगे कि क्या चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का गुजरात का जलसा कामयाब साबित हुआ या फिर तहरीक इंसाफ का गुजरात का ये पावर शो नाकाम साबित हुआ। दूसरा हम बात करेंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गुजरात जलसे की तकरीर की दो ख़ास बातें क्या थीं। वो दो ख़ास बातें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे गुजरात जलसे में अपने कप्तान की मौजूदगी में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कैसे मुनाफ़क़त का मुज़ाहरा किया। वो मुनाफ़क़त क्या थी, वो मुनाफ़क़त भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि खान साहब की तकरीर की दो ख़ास बातें क्या थीं। उनमें से जो एक ख़ास बात है वो प्रोग्राम के आगाज़ में आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं, और जो दूसरी ख़ास बात है वो प्रोग्राम के दौरान आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, ताकि आप तमाम देखने वालों की जो दिलचस्पी है, जो तजस्सुस है, वो पूरी वीडियो के दौरान जो है वो बरकरार रहे। तो नाज़रीन, खान साहब की तकरीर की एक ख़ास बात ये थी कि खान साहब की जो तकरीर 7:40 पे शुरू हुई और 8:24 पर खान साहब की तकरीर का इख्तिताम हुआ। कमोबेश कोई 44 मिनट की खान साहब की ये तकरीर थी। और पहली ख़ास बात जो मैंने नोट की खान साहब की इस 44 मिनट की तकरीर की, कि खान साहब ने गुजरात जलसे के जो शुरा थे उनका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा किया। अब आप देखने वालों के ज़हनों में ये ज़रूर सवाल आया होगा कि गुजरात जलसे के शुरा का शुक्रिया अदा करना खान साहब की तकरीर की ख़ास बात कैसे हो सकती है। लेकिन नाज़रीन, मेरे नज़दीक ये ख़ास बात इसलिए है, अगर आप देखें जेहलम का जलसा जो फवाद चौधरी साहब ने वहाँ पे करवाया था, वो एक फ्लॉप शो साबित हुआ। और उस जलसे में खान साहब ने जो शुरा थे उनका शुक्रिया अदा नहीं किया। और गुज़िश्ता रोज़ जो सरगोदा का खान साहब का शो था, कामयाब पावर शो था, सियासी ताकत का मुज़ाहरा किया सरगोदा में खान साहब ने, तहरीक इंसाफ में, तो उस जलसे में खान साहब ने शुरा का शुक्रिया अदा किया। और आज भी खान साहब ने गुजरात के पावर शो में लोगों की तादाद को देखते हुए उनका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा किया। तो हमारा जो प्रोग्राम का पहला नुक्ता था कि आज का ये शो फ्लॉप साबित हुआ, कामयाब साबित हुआ, तो खान साहब का शुरा का शुक्रिया अदा करना इस बात की अक्कासी, इस बात का गमाज़ है कि आज का गुजरात का ये पावर शो भी तहरीक इंसाफ का कामयाब था। अब खान साहब की तकरीर की दूसरी ख़ास बात क्या थी वो आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले परवेज़ इलाही साहब ने मुनाफ़क़त का कैसे मुज़ाहरा किया कप्तान की मौजूदगी में, वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। और आप बेशक मुझे लिफाफा कहें, बेशक आप मुझे बिकाऊ सहाफ़ी करें, लेकिन फैक्चुअली चीज़ें जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखूँगा। और फिर अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के फ़ैसला आप देखने वालों ने करना है कि मैं जो बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्या वो हकीकत में मबनी नहीं, या मैंने आपके साथ झूठ बोला है। हाजी, परवेज़ इलाही साहब ने अपनी तकरीर का आगाज़ कुछ इस तरीके से किया। जब उन्हें मौका दिया गया फ़ैसल जावेद की तरफ से, तो उन्होंने अपने आगाज़ में कहा कि हमारे कायद, और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के लीडर, और फिर तीसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और गुजरात जलसे के मेरे नौजवानों, और ख़ास तौर पे मैं जो ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद में आई हैं, परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चलें, अच्छा हुआ शुक्रिया अदा किया। मुझे परवेज़ इलाही साहब के इस लफ्ज़ पे भी एतराज़ नहीं कि वो आज भी इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म कहते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चाहने वाले, तहरीक इंसाफ के जमात के रहनुमा आज भी खान साहब को प्राइम मिनिस्टर समझते हैं। लेकिन ये भी जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुतल्लिक़ लफ्ज़ इस्तेमाल किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, इसमें भी तज़ाद था। वो तज़ाद कैसे था वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मेरा इस पर कोई एतराज़ नहीं अगर वो आज भी इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के लीडर, इसके साथ भी मेरा इत्तफ़ाक़ है। नो डाउट, बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में से एक सियासी जमात है। लेकिन तीसरा जो उन्होंने कहा कि हमारे कायद, मेरे कायद, इस पर मेरा एतराज़ है। इस बात से मुझे परवेज़ इलाही साहब की मुनाफ़क़त उनके चेहरे से इसलिए छलकती नज़र आ रही थी कि कुछ अर्सा पहले जब खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में आ चुकी थी, आप नाज़रीन को मैं उस फेज़ में लेके चलूँगा, थोड़ा सा आप वापस चलें, जहन में वो सारा ख्याल ना आए। तो आपको याद होगा कि परवेज़ इलाही साहब तो आसिफ ज़रदारी के साथ जो है वो कमिटमेंट कर चुके थे, मिठाइयाँ खा चुके थे, मिठाइयाँ खिला चुके थे परवेज़ इलाही साहब ज़रदारी को भी, मौलाना फज़ल रहमान को भी, और जो नून लीग का डेलीगेशन आया था उसे भी मिठाई खिला चुके थे। लेकिन आज इमरान खान साहब को जो वो कायद कह रहे थे, उसकी वजह ये थी कि इमरान खान साहब ने उन्हें वज़ीर आला तो बना दिया है, लेकिन ये वज़ीर आला वो अपने बेटे चौधरी
मोनी सलाही के मरहूने मिन्नत पे बने हैं। वो तो अपनी कमिटमेंट कर चुके थे, लेकिन मोनी सलाही साहब अपने वालिद साहब को इमरान खान के घर बनी गाला किस लिए लेके गए थे, ये भी आपके साथ हम आज शेयर कर लेते हैं। तो नाज़रीन, इसकी वजह ये थी कि मोनी सलाही साहब इस सारी डेवलपमेंट को, जो नून लीग का डेलीगेशन उनके घर आ रहा था, हुकूमती डेलीगेशन आ रहा था, मोनी सलाही साहब इस सारी सूरत हाल को इस नज़र से देख रहे थे कि अगर मेरे वालिद साहब परवेज़ इलाही साहब इमरान खान की जानब से पंजाब के वज़ीर आला आ जाते हैं तो होंगे तो मेरे वालिद साहब पंजाब के वज़ीर आला, लेकिन नीचे पंजाब सारे पंजाब को मैं चला रहा हूँगा। यानी डिफेक्टो पंजाब का वज़ीर आला मोनी सलाही साहब ये समझते थे कि अगर इमरान खान साहब मेरे बेटे अपने वालिद को नॉमिनेट कर देते हैं तो डिफेक्टो पंजाब का वज़ीर आला वालिद साहब नहीं बल्कि मैं हूँगा। और इसी सूरत को जब वो दूसरी तरफ रख के सोचते थे कि अगर नून लीग की तरफ से मेरे वालिद साहब पंजाब के वज़ीर आला बन जाते हैं, हम अगर पंजाब की वज़ारत आला में नून लीग को सपोर्ट करते हैं, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही बन जाते हैं, तो इस सूरत में ऊपर तो मेरे वालिद साहब होंगे, उनके नाम के साथ वज़ीर आला लग जाएगा, लेकिन नीचे जो पूरे पंजाब को चला रहा होगा, डिफेक्टो वज़ीर आला होगा, वो मोनी सलाही नहीं बल्कि मोनी सलाही ये सोच रहे थे कि वो हमज़ा शहबाज शरीफ होगा। तो इसलिए मोनी सलाही साहब जो अपने वालिद साहब को लेके इमरान खान साहब के दर पे चले गए थे कि हम तैयार हैं आपके साथ चलने के लिए। दूसरी जो मुझे उनकी बात में मुनाफ़क़त नज़र आई वो भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। वो नाज़रीन ये थी, अब आप थोड़ा सा फिर उसी फेज़ में जाएँ जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी थी। एक इंटरव्यू दिया मोनी सलाही साहब ने महर बुखारी साहबा को, उसमें परवेज़ इलाही साहब ने क्या फ़रमाया था, आज आप भी रिकॉल कर सकते हैं, मुझे लिफाफा कह लें, मुझे झूठा कह लें, जो कहना है कह लें, लेकिन ये फैक्चुअल चीज़ है। उस इंटरव्यू में नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा था कि जो इमरान खान साहब हैं उन्हें तो हुकूमत का पता ही नहीं, वो तो हुकूमत के फ़ैसले नहीं कर सकते, उन्हें गवर्नेंस का नहीं पता। और यहाँ तक परवेज़ इलाही ने उस इंटरव्यू में कहा था कि खान साहब की जो नैपियाँ हैं वो तो कोई और बदला करते थे, और अगर इन्हें ख़ुद फ़ैसले करने दी जाते तो ये हालात ना होते। ये परवेज़ इलाही साहब का ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू मौजूद है। 2-3 और बातें भी परवेज़ इलाही साहब की मैं आपके साथ डिस्कस करके खान साहब के जलसे की तकरीर की आखिरी ख़ास बात क्या थी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा कि जब भी इलेक्शन हुए हम इमरान खान जो है दोबारा मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पहले वो कह रहे थे कि आज भी वज़ीर आज़म हैं, और आगे जाके कह रहे हैं कि जब भी वज़ीर आज़म अपना इंतखाबात हुए इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे। और यहाँ पर उन्होंने कहा, जो उनकी बात में मुझे एक और तज़ाद नज़र आया कि खान साहब जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे तो इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, हम काला बाग डैम बनाएंगे, खान साहब सिर्फ काला बाग डैम बना सकते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब से पूछना ये है, सवाल ये बनता है कि जब 2002 में मरकज़ में आपकी हुकूमत थी, आपका वज़ीर आला था, आपका वज़ीर आज़म था, आप पंजाब में एक मजबूत वज़ीर आला थे, तब आपने काला बाग डैम क्यों नहीं बनाया? आज काला बाग डैम की ये जो बंदूक है ये आप इमरान खान साहब के कंधे पे रख के चला रहे हैं। खान साहब बनाते हैं नहीं बनाते, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं, खान साहब बनाएंगे अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब आज ये जो बात कर रहे हैं, माजी में आप बड़े बाख्तियार थे, मरकज़ में थे, आप KPK में थे, अपना बलूचिस्तान में थे, KPK में तो वो मुत्तहिदा मजलिस अमल थी, और सिंध में जो है पीपल्स पार्टी थी, गालिबन पीपल्स पार्टी थी नहीं बल्कि वहाँ पर भी काफ लीगी थी। तो उस वक्त आपने क्यों नहीं बनाया? और तीसरी जो बात मैंने नोट की, उन्होंने कहा कि गुजरात को इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री जोन देंगे, ताकि परवेज़ इलाही ने कहा कि हम लोगों को रोज़गार तो नहीं दे सकते, रोज़गार तो अल्लाह ताला देता है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे जो बेरोज़गारी है उसका ख़ात्मा करेंगे गुजरात के इलाके में। और अगले लम्हे उन्होंने कहा कि गुजरात जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का गढ़ है, और यहाँ पर हर बंदा, हर घर का बंदा जो है वो बैरून मुल्क गया हुआ है। तो जब गुजरात ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का गढ़ है, हर घर से बंदा बैरून मुल्क गया हुआ है, अपने पीछे वर्षा को पैसे भेज रहा है, तो बेरोज़गारी कहाँ से होगी? कहाँ से होगी? चलें थोड़ी बहुत ही होगी भी सही, लेकिन सवाल यह है कि क्या गुजरात की बेरोज़गारी जनूबी पंजाब से ज़्यादा है? क्या इस तरह के इंडस्ट्रियल जोन, इस तरह के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, इस तरह के रोज़गार के जो मंसूबे हैं सिर्फ सेंट्रल पंजाब को मिलने हैं, अपर पंजाब को मिलने हैं, रावलपिंडी को मिलने हैं? जनूबी पंजाब, बहावलपुर, खानपुर, भावलनगर, इनका कोई हक़ नहीं। वहाँ इससे ज़्यादा बेरोज़गारी है, वो महरूमिया वाला इलाका है, वहाँ पे इंडस्ट्री दें ताकि वहाँ के इलाके के जो लोग हैं वो रोज़गार के लिए लाहौर का रुख ना करें, रावलपिंडी इस्लामाबाद का रुख ना करें, कराची का रुख ना करें, उन्हें घर बैठे रोज़गार मिले। तो वहाँ पर भी इस तरह की आप चीज़ें जो है लेके आएँ ताकि वहाँ पर भी लोगों को रोज़गार मिले। और फिर आखिरी बात परवेज़ इलाही साहब ने जो की
कि गुजरात की जो धरती है वो वफ़ा की धरती है। बिल्कुल ठीक होगी, जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई फ़ौजी अफसरान को निशान हैदर मिला है, लेकिन आप में वफ़ा नहीं है परवेज़ लाही साहब। आप सौदा कर चुके थे आसिफ अली ज़रदारी के साथ, नून लीग के साथ, आप वज़ारत आला लेने जा रहे थे। आपने उस वक्त खान साहब के साथ वफ़ा नहीं की, उधर कमिटमेंट कर ली, और फिर उनके साथ वफ़ा नहीं की, दोबारा खान साहब के साथ मिल गए। और सबसे बढ़ के आपने अपने भाई चौधरी परवेज़ इलाही के साथ वफ़ा नहीं की। तो गुजरात की धरती वफ़ा वाली होगी, लेकिन आपने वफ़ा नहीं की। अब आ जाते हैं खान साहब की तकरीर की दूसरी ख़ास बात क्या थी। प्रोग्राम पहले थोड़ा सा लंबा हो चुका है, लेकिन खान साहब की तकरीर के चंद पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करूँगा। एक तो नाज़रीन, खान साहब ने कहा कि हमारे दौर में जो पेट्रोल था वो 150 और डीज़ल 145 रुपये लीटर था। अब इन्होंने 80 रुपये का इजाफा कर दिया है। हम भी IMF के प्रोग्राम में थे, लेकिन हमने IMF के कहने पर डीज़ल पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई। तो ये जो नाज़रीन अपना खान साहब से मैं मुखातिब हूँ, ये जो 80 रुपये का इजाफा किया गया है, ये आपके उन्हीं IMF के पैकेज की वजह से हुकूमत को करना पड़ा है। अगर आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक ना आती, आपको अदम एतमाद की तहरीक के कामयाब होने का यकीन ना होता, आप कभी भी अवाम को रिलीफ ना देते। आपने 80 रुपये आपने बढ़ाने थे जो आज मौजूदा हुकूमत ने बढ़ाए हैं। और दूसरा, आपके इस कारकर्दगी, इस कारनामे का एतराफ़ आज IMF ने किया है। आपकी कारकर्दगी का उन्होंने पोल खोला है कि कैसे आपने वादे करके, अहदाफ सेट करके, कंडीशन तय करके कि आप पेट्रोल पे लेवी भी लगाएंगे, सेल टैक्स भी लगाएंगे, लेकिन आपने वो तमाम चीज़ें नहीं की और पाकिस्तान को माशी तौर पे आपने ख़तरे में डाल दिया। दूसरा, खान साहब ने कहा कि नौजवानों से कहा कि बड़े बड़े ख्वाब देखो। मैं भी जब क्रिकेटर बना था तो मैं बड़े बड़े ख्वाब देखता था। खान साहब ने कहा कि मेरा ख्वाब ये था कि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलूँगा, और जब मैं पाकिस्तान की तरफ से खेला तो मैंने फिर ये सोचा, ये ख्वाब देखा कि मैं पाकिस्तान का बेहतरीन क्रिकेटर बनूँगा। और जब मैं पाकिस्तान का बेहतरीन क्रिकेटर बना तो फिर मैंने सोचा कि मैं दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर बनूँगा। और फिर खान साहब ने कहा जब मैं दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर बन गया तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाऊँगा। लेकिन खान साहब ने यह भी कहा कि हर बंदा वो कामयाब होता है जो बड़े बड़े ख्वाब देखता है। यानी खान साहब खुद तो लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को सब्ज़ बाग दिखाते थे, लेकिन आज अवाम को ये भी कह रहे थे कि आपने सब्ज़ बाग वाली सोच जो है वो खुद घर पर भी अप्लाई करनी है। ये मैंने आपसे अज़राए मजाक कहा। खान साहब ने कहा कि जब आप हमें दोबारा लेके आएंगे तो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी हम रिस्पेक्ट करवाएंगे। दूर से पाकिस्तानी चलता चला आ रहा होगा तो दुनिया देख के कहे कि देखिए वो पाकिस्तानी आ रहा है, हम सब्ज़ पासपोर्ट की रिस्पेक्ट करवाएंगे पूरी दुनिया में। तो खान साहब से सवाल यह है कि 3.5 सालों में आपने पाकिस्तान के पासपोर्ट की कितनी रिस्पेक्ट कराई। आपके दौर में तो पाकिस्तान का जो सब्ज़ पासपोर्ट है उसकी रेटिंग नीचे चली गई थी। 3.5 सालों में आप नहीं करा सके, लेकिन आप दोबारा पाकिस्तान के अवाम के साथ ये वादा कर रहे हैं। और फिर खान साहब ने यह कहा, खान साहब ने शहबाज शरीफ की वीडियो चलाई जो कर चलाने वाली हर प्रोग्राम में, हर जलसे में चलाते हैं, वो दोबारा खान साहब ने चलाई कि जब भिखारी वज़ीर आज़म होगा तो दुनिया में हमारी क्या कदर होगी, और जो ग़ुलामी को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो कभी ऊपर नहीं उठते। तो ये जो कर्ज़े की IMF के प्रोग्राम की खान साहब आज बात कर रहे थे, वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं भी IMF के प्रोग्राम के हक़ में नहीं, लेकिन मैं बात ये करने जा रहा हूँ, अल्लाह करे पाकिस्तान माशी तौर पे इतना मजबूत हो जाए कि IMF को पाकिस्तान कर्जा दे मुस्तकबिल में, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन खान साहब ये जो बातें करते हैं, शहबाज शरीफ की तकरीर निकाल के दिखाते हैं, मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत जो है खान साहब की भी ऐसी तकरीरें निकाल के, जब वो सऊदी अरब से कर्ज़ा लेके आए थे, UAE से कर्ज़ा लेके आए थे, IMF से कर्ज़ा लेके आए थे, अमेरिका के से कर्ज़ा या अपना माली मफादात हासिल मुल्क के लिए हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, वो जितने बयानात हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में खान साहब के बयानात हुकूमत भी चलाए। तो मेरा एतराज़ ये है कि मजबूरी है पाकिस्तान की, आप भी मजबूरी में जाते थे, कशकोल लेके जाते थे शाह सलमान के सामने, मोहम्मद बिन सलमान के सामने, UAE के बादशाह के सामने आप हाथ पिलाते थे, कशकोल लेके जाते थे। आप इन पे एतराज़ तो उठा रहे हैं, ये आप एतराज़ तब उठाएं अगर आपने ये सब कुछ ना किया हो। आपने अपने दौरे हुकूमत में अगर ग़ुलामी से पाकिस्तान को निजात दिलानी थी तो आप IMF के पास गए, सऊदी अरब से, चीन से, आपने UAE से कर्ज़ा लिया, तो क्या वो आप ग़ुलामी से निजात दिला रहे थे? 20,000 अरब का कर्ज़ा आप पाकिस्तान पे जो डेट था उसमें बढ़ा के गए, तो क्या आपने पाकिस्तान को ये ग़ुलामी से निजात दिलाई थी? और आखिरी बात जो खान साहब की मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, खान साहब ने कहा कि बिलावल को उर्दू नहीं बोलनी आती। इसे 12-13 साल 14 साल सियासत में आ गए हैं, ये कम से कम उर्दू बोलना तो सीख ले। तो खान साहब से सवाल ये है कि क्या आपके बेटे सलमान और कासिम जो बरतानिया में रहते हैं उन्हें उर्दू बोलनी आती है? क्या वो बिलावल भुट्टो जैसे भी उर्दू बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अगर बोल सकते हैं तो उन्हें ले आएँ सामने, वो बोल के दिखाएँ जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी बोलते हैं।
और फिर खान साहब ने जो एक और बात कही वो करप्शन का और चोरी का फ़र्क बताया। खान साहब ने कहा कि चोरी वो होती है जो किसी के घर में चोरी की जाए, जो चोर जाए चोरी करके चला जाए। करप्शन ये होती है जब आवाम के पैसे पे डाका डाला जाए। तो ये जो खान साहब फ़र्क बताते हैं, अच्छी बात है कि खान साहब इसका फ़र्क बताते हैं। आवाम को पता होना चाहिए चोरी और करप्शन में क्या फ़र्क होता है। लेकिन जो मलिक रियाज से करप्शन के 45 अरब मिले थे, उसका भी कोई जवाब है? उसका सवाल तो है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं कि पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा बरतानिया ने पकड़ा, पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले किया। ये हक़ाइक़ हैं। बहुत सारे दोस्तों को एतराज़ होगा, कुछ दोस्तों को एतराज़ होगा, मुझे गालियाँ भी देंगे, लेकिन ये हक़ाइक़ हैं। ये सवाल भी खान साहब आपने वो मलिक रियाज को 45 अरब क्यों वापस कर दिए? लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं आया। सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। अब खान साहब की तकरीर की दूसरी ख़ास बात क्या थी? खान साहब ने कहा कि हमारी हुकूमत साजिश के ज़रिए हटाई गई। लेकिन ये साजिश किसने की? किस मुल्क की तरफ से साजिश की गई? ये खान साहब ने नहीं बताया। पहले तो अमेरिका का नाम लेते थे, अब खान साहब ने अमेरिका का नाम लेना छोड़ दिया है। सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारी हुकूमत को बैरूनी साजिश के ज़रिए हटाया गया। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग था। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में